बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को जमानत मिल गई है। जी हां, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मुंबई सेशन कोर्ट ने यह फैसला दिया है। नवनीत को 50,000 की मुचलके पर जमानत मिली। कोर्ट ने कहा कि दोबारा ऐसी गलती की तो जमानत रद्द हो जाएगी। 11 दिन जेल में रहने के बाद नवनीत राणा को जमानत मिली है। नवनीत को 50,000 के मुचलके पर जमानत मिल गई है और एक अल्टीमेटम भी दिया गया है, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो जमानत भी नहीं मिलेगी। दोबारा ऐसी गलती की तो जमानत में मुश्किल हो जाएगी। 11 दिन में जेल में रहने के बाद आखिरकार राणा दंपत्ति को जमानत मिल गई है। तो बड़ी खबर, राणा दंपत्ति को आखिरकार जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 11 दिन जेल में रहने के बाद राणा दंपत्ति को आखिरकार राहत मिली है। मुंबई सेशंस कोर्ट से जमानत मिली है। बढ़ते आगे, शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से बातचीत की है। फोन पर उन्होंने बातचीत की है। शरद पवार ने उद्धव से फोन पर बातचीत की है और कानून व्यवस्था को लेकर शरद पवार ने चर्चा की है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से भी फोन पर बातचीत की है, क्योंकि मुद्दा था कानून व्यवस्था का। लिहाजा जब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की तो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इसको लेकर विस्तार से बातचीत की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से बात की है, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ लाउड स्पीकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आपको बता दें कि कानून व्यवस्था को लेकर सीधे तौर पर बातचीत की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे के भाषण के जरिए राज ठाकरे के हमले पर अब शिवसेना ने पलटवार किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि जो बाला साहेब के रहते उन्हें छोड़ गए वो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे। संजय राउत ने कहा कि उन्हें कोई आंदोलन का मतलब मत समझाए, क्योंकि उनके नेता खुद आंदोलन से निकले हैं। संजय राउत ने कहा कि जब महाराष्ट्र में कोई अवैध लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है तो उस पर आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें। और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। इधर मुंबई से सटे अंबरनाथ इलाके में पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को लाउडस्पीकर के साथ हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए लोगों में एमएनएस के जिला उपाध्यक्ष शैलेश शिर्के, शहर उपाध्यक्ष प्रशांत नलावड़े शामिल हैं। ये लोग रिक्शे में लाउडस्पीकर रखकर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा की पाठ की कोशिश कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण दिल्ली में अवैध निर्माण पर कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। ओखला इलाके में 6 मई और शाहीन बाग में 9 मई को अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इस दौरान बुलडोजर के जरिए ही सारे निर्माण हटाए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान फुटपाथ, पार्कों, सड़कों से अतिक्रमण हटाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन कर निर्माण को ध्वस्त करने की पूरी तैयारी है। तो देखिए, खाका तैयार कर लिया गया है शाहीन बाग। और आपको ये भी बता दें कि ओखला में जो अवैध निर्माण है बुलडोजर से उस निर्माण को हटाया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि अब देखिए, ब्लूप्रिंट तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन इससे सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है और इसे लेकर पहले भी देखिए बयानबाजी हो रही थी। और अब सीधे तौर पर आपको बता दें, ओखला इलाके की अगर आप बात करें तो 6 मई को बुलडोजर चलेगा, जबकि शाहीन बाग, जी हां, शाहीन बाग में भी 9 मई को कार्रवाई होगी। हालांकि लगातार इसे लेकर आप देख ही रहे हैं कि सवाल उठ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं दक्षिण दिल्ली की, ये तस्वीरें हैं। तो बिल्कुल दक्षिण दिल्ली से शुरुआत होगी। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। शुरुआत ओखला से। 6 मई को आपको बता दें बुलडोजर चलेगा ओखला में और 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। जिन जिन लोगों ने अवैध निर्माण कर रखा है,
अतिक्रमण कर रखा है उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दक्षिण दिल्ली के तमाम इलाकों की, जहां पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शुरुआत होगी ओखला से, 6 मई को इसकी शुरुआत की जा रही है। पहले निरीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद 6 मई को ओखला, 9 मई को शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और देखिए पहले से व्यवस्था खराब ना हो, क्योंकि आपको याद होगा जहांगीरपुरी में क्या हुआ था। तो पहले से व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे और इसका खाका तैयार कर लिया गया। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दक्षिण दिल्ली से, और आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम भी पहुंची हुई है, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं। लेकिन फिर से सवाल यही उठता है कि अब जो कार्रवाई हो रही है, क्या वाकई ये कार्रवाई हो रही है? क्योंकि इसे एक सियासी रंग से जरूर देखा जा रहा है। और आपको बता दें, पहले ही इसे लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है और 9 मई की तारीख रखी गई है। शाहीन बाग में जो भी अवैध निर्माण है उसका खाका तैयार कर लिया गया है। तो 5 और 9 मई को शाहीन बाग, 6 और 12 मई को अमर कॉलोनी, कुल मिलाकर दक्षिण दिल्ली में जो अवैध निर्माण है वो ध्वस्त किया जाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा है। बड़ी खबर यह है कि यूरोप दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। डेनमार्क, नॉर्डिक देशों के साथ अहम बैठक है आज। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों से भी मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है यूरोप का, वो आज तीसरा दिन है। डेनमार्क पहुंचे हुए हैं, कोपेनहेगन उसकी कैपिटल, और इससे पहले आपको बता दें वो जर्मनी पहुंचे हुए थे। अब उसके बाद फ्रांस जाएंगे। तो तीसरा और आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा, क्योंकि खास तौर पर जो फिलहाल स्थिति आप समझ सकते हैं रूस के साथ तनाव, क्योंकि रूस की बात की जाए, लगातार भारत कूटनीतिक पक्ष में रहा है और आज का जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ रूस ने सीधे तौर पर कह दिया था, जब स्वीडन को बात की जाए वहां पर नाटो देश में शामिल किया गया था, लेकिन आज जो ये मुलाकात है, आज की जो बातचीत है, हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा दिन है। पीएम मोदी के दौरे पर नमो नमो की गूंज बार बार सुनाई दे रही है। अपने दौरे के दूसरे पड़ाव में कल डेनमार्क पहुंचे पीएम मोदी ने कोपेनहेगन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने चलो इंडिया का नारा भी दिया। जब दुनिया भारत का सम्मान करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करती है, तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जर्मनी से डेनमार्क तक सिर्फ देश बदला, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का अंदाज नहीं बदला। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए खुद डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन खड़ी थी। वहीं ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करने के लिए तमाम भारतीय मौजूद थे। पीएम मोदी ने यहां भी ढोल पर हाथ आजमाए। दोनों देशों के बीच हुई बिजनेस मीट के बाद ऐसी ही तस्वीरें दिखी। यहां भी बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। बच्चों से मुलाकात करना भी पीएम नहीं भूले। डेनमार्क की पीएम ने पीएम मोदी से अपने घर पर बातचीत की, उन्हें अपना घर भी घुमाया। उन्होंने वो पेंटिंग भी दिखाई जो पीएम मोदी ने उन्हें पिछले साल भारत दौरे के दौरान तोहफे में दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जब भारतीयों को संबोधित करने पहुंचे तो मोदी मोदी के नारे लगे। डेनमार्क की पीएम भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से राष्ट्रदूत बनने की अपील करते हुए चलो इंडिया का नारा दिया। भारत इतना महान देश है, भारत के प्रति हम लोग इतना गर्व करते हैं। आप कम से कम हर वर्ष 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन नहीं, 5 नॉन इंडियन फ्रेंड्स को हिंदुस्तान देखने के लिए भेजने का काम कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। अभी से टारगेट कीजिएगा, हाँ इन 5 को तो मुझे हिंदुस्तान देखने के लिए भेजना है।
और फिर उसको समझाइए। देखिए, हमारे यहाँ दक्षिण में ये है, तमिलनाडु में ये है, ओडिशा में ये है, बंगाल में ये है। जाइए, आपको कल्पना है दोस्तों, आप दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन जाओगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बदलते भारत की तस्वीर पेश की। उन्होंने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के साथ ही कोरोना काल में भारत की उपलब्धियों को डेनमार्क में रह रहे भारतीयों के सामने रखा। पीएम मोदी ने पर्यावरण का जिक्र करते हुए यूज एंड थ्रो वाले माइंडसेट को प्लेनेट के लिए खतरनाक बताया। क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हमारी चिंताएं भी और हमारे संकल्प भी साझा है। क्लाइमेट को जो नुकसान हुआ है, उसमें भारत की भूमिका बहुत नगण्य है। दुनिया को तबाह करने में हिंदुस्तानियों की कोई भूमिका नहीं। पीएम मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को हिमालय से भी ऊंचा बताया। उन्होंने कहा, ग्लोबल लीडर्स भारतीयों की उपलब्धियां गर्व से बताते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए भारत की कैपेसिटी में इन्वेस्ट करना, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी भलाई का काम है, दुनिया के हित में है। भारत की आत्मनिर्भरता में एक सशक्त ग्लोबल सप्लाई चेन का भविष्य जुड़ा है। वैश्विक सप्लाई चेन्स में भारत एक ट्रस्टेड और रिलायबल पार्टनर बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय से मुलाकात की। उनकी तरफ से आयोजित किए गए आधिकारिक डिनर में भी शामिल हुए। डेनमार्क से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 5 साल बाद अपनी मां से मिले तो पूरा परिवार बेहद खुश नजर आया। मां ने भी खूब आशीर्वाद दिया। और सीएम योगी भी काफी देर तक बातें करते रहे। यूपी के सीएम 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे में जब 5 साल बाद अपने गांव पंजूर पहुंचे तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम योगी पैदल ही चलकर अपने गांव पहुंचे। 5 साल बाद योगी आदित्यनाथ जब अपनी मां सावित्री देवी से मिले तो काफी भावुक नजर आए। उन्होंने अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बेटे को काफी दिनों बाद देखकर सीएम योगी की मां सावित्री काफी खुश नजर आईं। उन्होंने अपने बेटे योगी आदित्यनाथ के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सीएम ने अपनी मां से खूब बातें की और बीते पलों को याद भी किया। इस तस्वीर को देखकर यह समझा जा सकता है कि सीएम योगी अपनी मां से मिलकर कितने खुश हुए। को बड़ी खुशी है कि हमारे परिवार का नाम रोशन कर दिया, उन्हें गांव का नाम रोशन करे, उत्तराखंड का नाम रोशन कर दिया। हमको बहुत खुशी है। कोरोना काल में सीएम योगी के पिता का निधन हो गया था, लेकिन वे अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। योगी आदित्यनाथ के मन में कहीं न कहीं इस बात की भी कसक जरूर रही होगी। लिहाजा वो परिवार वालों के बीच पहुंचकर बेहद खुश थे। योगी 5 साल बाद अपने गांव पहुंचे थे। ऐसे में गांव वालों के लिए तो ये पल बेहद खास था। सीएम योगी के स्वागत के लिए गांव में जश्न का माहौल था। योगी रात में अपने घर पर ही रुके। संन्यास लेने के 28 साल बाद सीएम योगी ने अपने घर में रात बिताई। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान सीएम योगी अपने माता पिता और गुरु अवैधनाथ को याद कर भावुक हो गए। ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे इस कार्यक्रम में
उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिन के यानी 5 मई तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सीएम 4 मई को पंचूर के पैतृक घर पर अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट के बेटे के मुंडन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 5 मई को योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।